हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार का जो पेपर हुआ था सीईटी बीएड का, जो 28 मई 2025 को हुआ था, इसके कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। इस पेपर में टोटल 4 सेक्शन थे। हमारा पहला सेक्शन था जनरल इंग्लिश का, दूसरा हिंदी का, तीसरा मैथ और रीजनिंग का, चौथा जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस का, और पाँचवा है हमारा टीचिंग मेथड से रिलेटेड। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला सेक्शन। पहला सेक्शन का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के लिए हमें एक पैसेज दिया है और इस पैसेज के बेस पे हमें पाँच क्वेश्चन होंगे जिसको हमें सॉल्व करना है। पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जेनेटिक वेरिएशन का मतलब होता है आनुवांशिक विविधता। इसका आंसर कहाँ है पैसेज में? तो यहाँ पे देखिए, जेनेटिक वेरिएशन इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इवोल्यूशन। कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है आधारशिला। तो विकास की आधारशिला है जेनेटिक वेरिएशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेनेटिकली यूनिक ब्लैक राइनोसोरस हैज़ बीन लॉस्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सेप्ट। तो जो भी हमें यहाँ पे देश दिया है, इन सभी कंट्री में से एक कंट्री को छोड़कर वो सभी देशों में क्या है, राइनोसोरस विलुप्त हो चुके हैं ब्लैक वाले। तो कौन सा देश है जहाँ पे अभी भी ये ब्लैक राइनोसोरस हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका देखिए पैसेज में कहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, द स्पीसीज इज़ नाउ रेस्ट्रिक्टेड टू 5 कंट्रीज़। 5 देशों में ही सीमित रह गया है। कौन कौन से? साउथ अफ्रीका, नामीबिया, केन्या, जिम्बाब्वे और तंजानिया, जो कि हमें ऑप्शन में दिया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है, फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी व्हाट हैज़ कॉज्ड अ ड्रामेटिक फॉल इन ब्लैक राइनोसेरस पॉपुलेशन। तो देखिए यहाँ पे हमारा पैसेज के अंतिम भाग में ये कहा गया है यहाँ पे, फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी पोचिंग फॉर हॉर्न्स हैज़ ड्रामेटिकली डिप्लेटेड देयर पॉपुलेशन। यानी कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध से सींगों के लिए अवैध शिकार या पोचिंग ने उनकी आबादी को नाटकीय रूप से कम कर दिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी, पोचिंग। नेक्स्ट है, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये कह रहा है कि आनुवांशिक विविधता किसके समानुपाती होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द एबिलिटी ऑफ ए स्पीसीज टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। यानी कि आनुवांशिक विविधता जीवित रहने और प्रजनन की क्षमता के समानुपाती होती है। ये हमारे पैसेज में कहाँ पे दिया है, देखिए इसे। अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे जेनेटिक वेरिएशन, तो विदाउट विच का मतलब जेनेटिक वेरिएशन के बिना देयर कैन बी नो नेचुरल सिलेक्शन एंड सो a low genetic diversity decreases the ability of a species to survive and reproduce. लो जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो उसी से ये रिलेटेड है कि कम आनुवांशिक विविधता एक प्रजाति के जीवित रहने और प्रजनन करने की क्षमता को कम करती है। तो इससे हमने क्या अनुमान लगाया था कि आनुवांशिक विविधता जीवित रहने और प्रजनन की क्षमता के समानुपाती होती है। तो हमारा आंसर हो गया उसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सब सहारन अफ्रीका हैज़ लॉस्ट हाउ मेनी ब्लैक राइनो जेनेटिक लिनिएजेस इन 200 ईयर्स। 200 साल में सब सहारा अफ्रीकन ने कितने काले गेंडे के जो आनुवांशिक लिनिएज है उनको खो दिया है? तो देखिए इसके लिए हम पैसेज देखते हैं। पैसेज हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। आप इस पैसेज में को पढ़ेंगे तो 2 सेंचुरीज अगो, यानी कि 200 साल पहले, द ब्लैक राइनोसेरस विच रोम्ड मच ऑफ सब सहारन अफ्रीका हैड 64 different genetic lineages but today only 20 of these lineages remain। यानी कि पहले कितनी थी? 64, अब कितनी हो गई है? 20। तो कितना हमारा खत्म हो गया है? 44 खत्म हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 44। पूछ रहा है कितने खो दिए हमने, लॉस्ट पूछा है। तो 64 पहले थे और 20 हमारे पास अभी भी है, तो कितना बचा? 44। नेक्स्ट देखते हैं, His indolence is a great drawback dash his success। तो यहाँ इंडोलेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आलस्य। तो उसका आलस्य एक ग्रेट ड्रॉबैक का मतलब होता है कमी, डिसएडवांटेज या ऑब्स्टेकल। तो उसका आलस्य एक बहुत ही बड़ा बाधा है उसके सक्सेस में। तो हमें क्या प्रोपोजिशन यूज करना होगा? तो जब भी ड्रॉबैक आता है उसके साथ एक फिक्स्ड प्रोपोजिशन होता है टू, ड्रॉबैक टू। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6 का डी। नेक्स्ट है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाइनिकोलॉजी या गाइनिकोलॉजी।
देखिए इसमें दो डाउट हो सकते हैं कुछ लोगों को, सी के साथ और ए के साथ। ये वाला जो है हमारा, ये है ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश में हम लिखते हैं ए के बाद ई आता है गायनिकोलॉजी, और ये वाला है यूएसए वाला इंग्लिश। चूँकि भारत में हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, स्पेशली जो भी हम ग्रामर पढ़ते हैं, तो हमारा आंसर उसके हिसाब से होगा ए, ना कि सी। नेक्स्ट है, चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंसेस। द मर्डर ऑफ ब्रदर, भाई के हत्या को क्या कहते हैं, हमें एक शब्द में बताना है इसे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रैट्रिसीड। ये फ्रैट्रिसीड दो शब्द से बना है, एक है फ्रैटर जिसका अर्थ है भाई, और है एक सफिक्स साइड जिसका अर्थ है हत्या। तो भाई की हत्या को फ्रैट्रिसीड कहते हैं। होमिसीड का मतलब क्या होता है? ये होता है मानव की हत्या, यानी ह्यूमन के हत्या को बोलते हैं होमिसीड। रेजिसीड का मतलब होता है राजा की हत्या, तो ये किंग से रिलेटेड है। फ्रैट्रिसीड अभी आपने देखा प्रश्न में ये पूछा है, ये ब्रदर से रिलेटेड है, और सुसाइड यानी कि ये स्वयं से रिलेटेड है, सेल्फ, आत्महत्या से संबंधित है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड, यानी एलोकेंट हमें बताना है, इसका ऑपोजिट, उल्टा बताना है। हिज एलोकेंट स्पीच हेल्प्ड हिम बैक द अवार्ड। तो एलोकेंट का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सुवक्ता, सुवक्ता, या फिर प्रभावशाली ढंग से बोलने वाला, प्रभावशाली ढंग से बोलने वाले को हम बोलते हैं एलोक्वेंट। इसका विपरीत क्या होगा? इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट का मतलब होता है जो अपनी बात स्पष्ट या प्रभावी ढंग से ना कह पाए, अनेबल टू एक्सप्रेस क्लियरली। देखिए लूसिड और विविड, इन दोनों का अर्थ होता है स्पष्ट, क्लियर, स्पष्ट। तो ये जो है ये सिनोनिम हो जाएगा एलोक्वेंट का, न कि एंटोनिम होगा। और शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, आपको पता ही है। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ मैमथ। मैमथ का हमें पर्यायवाची बताना है। तो मैमथ का मतलब क्या होता है पहले ये जानना है। मैमथ का मतलब होता है विशाल, बड़ा, बहुत बड़ा को हम बोलते हैं मैमथ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका चूँकि सिनोनिम बताना है तो ह्यूज इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप देखिए ये जो ग्रीडी दिया है, ग्रीडी का मतलब क्या होता है? ग्रीडी का मतलब होता है लालची, स्ट्रेट का मतलब सीधा, वाइल्ड का मतलब जंगली। तो ह्यूज मतलब बड़ा होता है, तो मैमथ का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यूज मास्क एज अ प्रिकॉशन डैश कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग करें। तो हमें प्रिकॉशन के बाद क्या प्रीपोजिशन होगा ये बताना है। तो जब भी हम किसी बीमारी, खतरे या नुकसान से बचाव की बात करते हैं तो जो प्रिकॉशन है या प्रोटेक्शन, इसके साथ जो फिक्स प्रोपोजिशन आता है वो है अगेंस्ट। अगेंस्ट यानी इसके खिलाफ। तो प्रिकॉशन अगेंस्ट समथिंग का अर्थ है किसी चीज़ के खिलाफ सुरक्षात्मक उपाय करना। तो यहाँ पे हो जाएगा यूज मास्क एज ए प्रिकॉशन फ्रॉम कोरोना वायरस। यहाँ पे आपको देखना है कि प्रिकॉशन फ्रॉम या प्रिकॉशन फॉर आप यूज कर लेते हैं लोग, कि प्रिकॉशन फ्रॉम मतलब कोरोना वायरस से, जबकि ये गलत है। अगर आप वैक्सीनेशन का भी संदर्भ होता है यहाँ पे तो अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, वैक्सीनेटेड अगेंस्ट पोलियो या अगेंस्ट कोरोना वायरस। नेक्स्ट है द बर्ड फ्लू डैश माई हेड। तो चिड़िया मेरे सर के ऊपर से उड़ के गई। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओवर। जब कोई वस्तु या जीव किसी चीज़ के ठीक ऊपर से बिना उसे छुए गति करती है तो वहाँ प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पक्षी सिर के ऊपर से उड़कर गया है, इसलिए ओवर सबसे उपयुक्त है। तो देखिए ओवर एंड अबव, अबव यहाँ पे नहीं दिया है, तो ओवर और अबव में क्या अंतर है? तो ओवर जो है जब लंबवत ऊपर यानी डायरेक्टली वर्टिकल हो और गति हो, जैसे द प्लेन फ्ली ओवर द सिटी। और अबव का प्रयोग होता है तो जब केवल स्तर यानी कि लेवल ऊपर हो, गति इसमें जरूरी नहीं है। तो जैसे कि द क्लाउड इज अबव द माउंटेन। बाकी आप देख सकते हैं बिसाइड का अर्थ होता है बगल में, बाय द साइड ऑफ। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। नेक्स्ट है आई डैश अप होप। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, आई एम नॉट गिविंग। आप देखेंगे विकल्प में केवल डी ही व्याकरण के नियम के अनुसार पूरी तरह शुद्ध बैठता है। तो यहाँ पे जो फ्रेज यूज हुआ है वो है गिव अप। गिव अप मतलब छोड़ देना, त्याग देना, मतलब हिम्मत हार जाना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है प्रयास बंद कर देना या हार मान लेना को हम बोलते हैं गिव अप। तो आई एम नॉट गिविंग अप होप, तो मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा या मैं उम्मीद नहीं छोड़ रहा हूँ, ऐसा इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा। नेक्स्ट है द प्लान विल बी सैंक्शन
डैश अ फोर्टनाइट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विदिन। विदिन का प्रयोग समय की एक निश्चित अवधि के भीतर यानी कि उस अवधि के समाप्त होने से पहले होने वाले कार्य के लिए किया जाता है, जैसे कि विदिन अ फोर्टनाइट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? विदिन अ फोर्टनाइट। द प्लान विल बी सैंक्शनड विदिन अ फोर्टनाइट। तो यहाँ पे सैंक्शन का मतलब क्या होता है? अनुमति मिलना। और फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 सप्ताह पूरे होने पर। नेक्स्ट है हमारा, ही डैश इन दिस कॉलेज फॉर 5 years। तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, हैज़ बिन टीचिंग। ही हैज़ बिन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 5 years। ये है हमारा पीरियड ऑफ टाइम के बारे में। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका ये स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद हैज़, हैव बीन, उसके बाद भर प्लस आईएनजी एंड इन दिस कॉलेज फॉर 5 years। सिंस और फॉर का अंतर आपको पता ही होगा। फॉर किसके लिए यूज करते हैं? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ टाइम इसके ये करते हैं फॉर के लिए। और सिंस किसके लिए करते हैं? ये करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि सिंस 2020, सिंस मंडे। मंडे में कब से ये नहीं पता है, बस मंडे से। सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो पीरियड होता है, 4 5 years, 4 2 hours, ऐसे करके है, 4 many days। नेक्स्ट है हमारा हिंदी वाला सेक्शन, सामान्य हिंदी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वसुंधरा। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। तो जब वसुंधरा का समास विग्रह करेंगे तो ये होगा वसु। वसु का मतलब क्या होता है? रत्न या धन। तो वसु को धारण करती है जो, अर्थात पृथ्वी। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि इसमें इस वर्ड में कहीं भी पृथ्वी की चर्चा नहीं है, यानी कि ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अन्य आप उदाहरण को देखेंगे अगर, जैसे कि हरिहर, तो हरि जोड़ हर, हरि और हर, विष्णु और शिव। तो ये द्वंद्व समास, यानी कि इसमें दोनों ही पद प्रधान हैं। तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। जलयान, आप देखिए, जल का यान यानी कि जल का जहाज या नाव। तो ये किसका समास है? तत्पुरुष समास है। संबंध तत्पुरुष, स्पेशली अगर आप बोलें तो ये तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है, हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? तो ये 11 है। कौन कौन सी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉज करके। तो ये है अ, आ, हर्षी, दुर्घी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। तो ये टोटल 11 है, ये स्वर वर्ण है। तो कुछ छात्र हैं जो ऐसे जो कुल संख्या 13 मान लेते हैं, वो अंग और अह को भी इसमें जोड़ लेते हैं। ये है अनुस्वार और ये है हमारा उपविसर्ग। इन्हें स्वर नहीं माना जाता, ये एक अयोग वाह होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? अयोग वाह, हिंदी व्याकरण में। ठीक है। और यदि प्रश्न में पूछता आपसे कि हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन 33। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि कुल वर्ण कितने होते हैं? तो कुल 52 वर्ण होते हैं। कौन कौन से, मैं उसे वीडियो पॉज करके यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला है स्वर वर्ण 11, अयोग वाह 2, व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन वर्ण 4 और द्विगुण व्यंजन वर्ण 2। कुल मिला के होता है हमारे पास 52 वर्ण। इनमें से देशज शब्द कौन है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, खर्राटा। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई निश्चित स्रोत या इतिहास नहीं होता, बल्कि वे स्थानीय बोलियों या आम बोलचाल की भाषा क्षेत्रीय प्रभाव के कारण स्वतः विकसित हो जाते हैं। तो जो खर्राटक एक ध्वन्यात्मक यानी कि ओनोमैटोपोइक देशज है। ठीक है। यहाँ पे जो किताब है ये एक अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है। आराम और जादू जो हैं ये फारसी भाषा का शब्द है। तो एग्जाम में जो बार बार रिपीट होते हैं देशज शब्द, मैं उसे बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा पॉज करके। यहाँ पे वर्ड है पहला लोटा, थरिया, डिबिया, पगड़ी, खटपट, फुनगी, झोला और
टांग। नेक्स्ट है हमारा ग्राम्य का विलोम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नागर। तो ग्राम्य का अर्थ होता है गांव से संबंधित या ग्रामीण। तो नागर का अर्थ होता है नगर से संबंधित या शहरी। हमें विलोम ढूंढना था इसलिए हमने इसे नागर चुना है। इसलिए ग्राम का सटीक विलोम हमारा क्या हो जाएगा? नागर हो जाएगा। यहाँ पे शुक्ल दिया है तो इसका विलोम क्या होगा? ये हो जाएगा कृष्ण, जैसे कि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष। स्थिर दिया है, इसका विलोम हो जाएगा चंचल या फिर अस्थिर। साहूकार का क्या हो जाएगा? कर्जदार या थामी, कर्जदार या फिर थामी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा इसमें नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रवाल। तो प्रवाल का अर्थ होता है मूंगा या नया पत्ता या कोपल। यह बसंत ऋतु का पर्यायवाची नहीं है। ऋतुराज, माधव और पिकमित्र, पिक यानी कोयल का मित्र, ये तीनों ही बसंत के बेहद प्रसिद्ध पर्यायवाची हैं, ये ध्यान रखना है। बसंत के अन्य प्रमुख पर्यायवाची हैं कुसुमाकर, मधुमास और ऋतुपति। नेक्स्ट है पूस की रात के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक अत्यंत प्रसिद्ध एवं मार्मिक कहानी है। इसके मुख्य पात्र हल्कू, उसकी पत्नी मुन्नी और उनका कुत्ता जो है जबरा, जो ठंड की रात में खेत की रखवाली करते हैं, और उसी संबंधित ये कहानी है। मुंशी प्रेमचंद से संबंधित मैं कुछ यहाँ पे किताबों के नाम लिख देता हूँ और फणीश्वर नाथ रेणु के भी आप देख लीजिए। देखिए पहला है गोदान, दूसरा गबन, कफन, ईदगाह, नमक का दारोगा और पंच परमेश्वर। ये मुंशी प्रेमचंद के कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और फणीश्वर नाथ रेणु का हमेशा एक पूछता है प्रश्न, मैला आंचल के लेखक कौन है? तो वो फणीश्वर नाथ रेणु है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न वह चलते चलते अचानक रुक गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो देखिए आप, जो यहाँ पे रुक गया है, वाक्य में जो रुक गया दिया है, ये एक क्रिया है। तो वह कैसे रुका है? अचानक रुका है, यानी कि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। ये किस तरीके का क्रिया विशेषण है? तो ये एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, क्योंकि यह क्रिया होने का तरीका बता रहा है कि कैसे रुका है वो। तो चलते चलते अचानक रुका है वो। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हिंदी किस लिपि से निबद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषता यह है कि ये बाएं से दाएं लिखी जाती है और इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। इससे संबंधित पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था का आप प्रश्न याद रख सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343(1) के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। अगर कोई पूछे कि मूल लिपि क्या है, तो देवनागरी का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो मूल लिपि क्या हो जाएगी? ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नाक का बाल होना एक बहुत ही प्रचलित मुहावरा है जिसका अर्थ है अत्यधिक प्रिय होना, यानी किसी का प्रिय व्यक्ति होना। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नाक को सामान्यतः लोग इज्जत से जोड़कर देखते हैं, तो कुछ लोग कन्फ्यूजन में इसको अपमान से, जैसे कि नाक कटना, इसका मतलब होता है अपमानित होना। तो ये एक नेगेटिव सेंस में हो जाता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो है नाक का बाल होना, ये एक अपवाद कह सकते हैं। ये इसका मतलब होता है अत्यधिक प्यारा होना। इसी से मिलता जुलता है आँखों का तारा होना। नेक्स्ट है निर्मल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नि जोड़ मल। यह विसर्ग संधि का एक उदाहरण है, विसर्ग संधि। नियम क्या है कि नियम के अनुसार यदि विसर्ग के से पहले छोटी ई या छोटा ऊ स्वर हो और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, विसर्ग है यहाँ पे और ये क्या है? म। ये वर्ग का पांचवा वर्ण है, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया है? र हो गया है। यहाँ पे र जो रेफ है ये र हो गया है। तो इसी नियम पर आधारित कुछ अन्य एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि नि जोड़ धन क्या होगा? निर्धन होगा। उसी तरीके से नि जोड़ बल ये हो जाएगा निर्बल। उसी तरीके से दु जोड़ गंध तो ये हो जाएगा दुर्गंध।
उसी तरीके से आशीर्वाद भी आप कर सकते हैं, आशी जोड़ वाद। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26 से 30, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करके उत्तर हमें देना है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसे आप पढ़िए, हम सीधा इसके क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। और पहला प्रश्न है, शिक्षित नवयुवकों के लिए रोजगार न होने पर क्या परिणाम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनेक सामाजिक बुराइयों की उत्पत्ति होती है। ये कहाँ पे लिखा है? तो ये आप देखिए यहाँ पे, यदि कोई देश अपने शिक्षित नवयुवकों को रोजगार की व्यवस्था न करे तो इससे अनेक सामाजिक बुराइयां पैदा होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बेरोजगारी पर काबू पाने में असमर्थता क्यों है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बढ़ती हुई जनसंख्या। ये हमारा कहाँ पे लिखा है? तो यहाँ पे देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हम बेरोजगारी पर काबू पाने में असमर्थ हैं। सीधा सीधा सा है। नेक्स्ट है, अनेक विद्यार्थियों की शिक्षा रुक जाने का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी विद्यालय में प्रवेश न मिलना। ये कहाँ पे लिखा है? तो देखिए हमारा गद्यांश का मध्य भाग, फिर भी अनेक विद्यार्थियों की शिक्षा इसलिए रुक जाती है कि उन्हें किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है, स्वतंत्रता से पूर्व विद्यालयों की संख्या वर्तमान से अधिक थी। तो ये वाला कथन गलत है, क्योंकि यदि आप गद्यांश पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा आपको कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विद्यालयों की संख्या पहले से कई गुनी हो गई है। दूसरा देखते हैं, शिक्षा और रोजगार की उचित व्यवस्था की कमी सामाजिक बुराइयां उत्पन्न करती है। तो हमारा पहला प्रश्न ही इसी से था, तो ये सही है। चारों ओर भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है, फिर भी सभी स्थानों पर शांति एवं व्यवस्था बरकरार है। तो ये भी गलत है, क्योंकि गद्यांश में बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणाम और संसाधनों पर तीव्र दबाव की बात की गई है, हर जगह शांति व्यवस्था का वर्णन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है, हमें सही विकल्प चुनना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर निशान लगाइए। कथन है कि हमारे संसाधनों पर बढ़ती जनसंख्या का दबाव तीव्रतर होता जा रहा है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, गद्यांश के अनुसार कथन है पूरी तरीके से सही है। जो प्रकृति ने हमें मुक्त हस्त होकर दिया था आज दुर्लभ होता जा रहा है। तो ये भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये कथन, ये जो कारण भले ही सही है, लेकिन ये इसका कथन का कारण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ों का दुर्लभ होना संसाधनों पर दबाव बढ़ने का कारण नहीं है, बल्कि वो खुद इस बढ़ते दबाव का क्या है? परिणाम है। इसलिए कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कथन ए सही है, लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। नेक्स्ट है सेक्शन 3, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन, हमें यानी कि रीजनिंग वाले इसमें प्रश्न है। तो हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ब्लॉक का सिर्फ देख लेते हैं कितना है इसमें। तो 1 2 3 4 और ये वाला मिला के 5 और ये बाहर वाला मिला के कितना हो गया? 6। तो 6 हो गया एक में। तो टोटल हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4। तो 6 गुने 4 कितना हो गया? 24। उसके बाद ये सबसे बड़ा वाला आप देखेंगे अगर, तो ये भी एक वर्ग है, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25। तो हमारा आंसर कितना हो गया? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो 32 गुणे 5 बराबर 25 दिया है, 19 गुणे 4 बराबर 40 दिया है और 54 गुणे 3 बराबर हमें बताना है। तो देखिए इस 32 को क्या किया है इसने, 3 + 2 कर दिया है, गुणे 5 किया है, तो ये हो गया है हमारा 25। उसी तरह इस 19 को इसने क्या किया है, 1 + 9, 9 में कर दिया है 4 से गुणा, तो ये हो गया हमारा 40। 9 1 10 गुने 4 40। तो हम इसको भी क्या करेंगे ऐसे ही, 5 + 4 गुणे 3 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 9 × 3 27, यानी 27, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है माध्य निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबको जोड़ देते हैं। तो 1 2 1 3 3 3 6 6 6 12 12 1 13 13 4 17 17 5 22 22 8 30 30 30 60। टोटल संख्याएं कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 8 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो ये कितना आएगा? 8 7 56, बचेगा 4, 8 5 40, 7.5। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप चाहें तो उस समय चैलेंज कर सकते थे, क्योंकि ऑप्शन हमें यही दिया था। और यदि उसने आयोग ने आंसर दिया भी होगा तो मे भी उसने इसे डी मान लिया होगा राउंड ऑफ करके। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है। तो हाथ, नाक, दिल और आँख। तो हाथ, नाक और आँख ये मानव शरीर के बाहरी अंग है जिन्हें बाहर से देखा जा सकता है। दिल जो है
वो हृदय का मतलब शरीर का एक आंतरिक अंग है, इसलिए यह बाकी तीनों से क्या होगा, भिन्न होगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। तो अब देखिए इसमें कितने का अंतर है, +1 का, और इसमें कितने का अंतर है, +2 का, यानी कि क्या किया है, इसमें 2 से गुणा कर दिया है। उसी तरह इसमें देखिए +3 का अंतर है, ये +6 का अंतर है, तो 3 में 2 से गुणा कर दिया तो 6 हो गया है। इसमें कितने का अंतर है, +6 का, तो इसमें कितने का अंतर होगा, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये 12 का होगा। तो 13 और 12, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं 4 का अंतर है, 9 4 13 होता है, तो 4 दूनी 8 हो गया, तो 13 8 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए 3, 7, 15, 31 और 63, इसके आगे का बताना है हमें। तो इसमें क्या किया है, 3 दूनी 6 + 1 7, 7 दूनी 14 + 1 15, 15 दूनी 30 + 1 31, 31 में 2 से गुणा किया है, गुणे 2 62, 62 1 63। तो हम क्या करेंगे, 63 में 2 से गुणा करेंगे तो 126, 126 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 127। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है। तो देखिए इसमें जो पैटर्न दिया गया है वो ये है कि 4 + 9 कितना होगा, 13, 13 में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 16, 1 + 4, 4 में क्या जोड़ा है, 1 + 4 में जोड़ा है +4, तो 4 4 8 1 9। तो यहाँ पे 3 बढ़ा है, यहाँ पे 4 बढ़ा है, तो अगले में क्या बढ़ना चाहिए, 5 बढ़ना चाहिए। तो ये हो गया 9 + 5, तो 9 5 14, 14 5 19। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 19। नेक्स्ट है, 4 वर्ण समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसा है और एक भिन्न है, तो वह चुने जो भिन्न है। यहाँ पे देखिए एस क्या है 19, क्यू है 17, ओ है 15, तो इसमें अंतर है -2 का, इसमें अंतर है -2 का। इसको देखेंगे वाई है 25, डब्लू 23, यू 21, इसमें है -2 का अंतर, इसमें भी है -2 का अंतर। एम का होता है 13, के का 11, आई का 9 होगा, तो इसमें भी -2 का अंतर है, इसमें भी -2 का। जी का होगा 7, ई का 5 और डी का 4, इसमें -2 का अंतर है और इसमें -1 का, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, इनसे अलग है, बाकी तीनों सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट है, यदि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था तो 28 फरवरी 2019 को सप्ताह में कौन सा दिन था। तो देखिए साल 2017 जो है से 2018 तक जाने पर कितने का वृद्धि होगा, +1 दिन का। क्यों, क्योंकि 2018 एक सामान्य वर्ष है। फिर हम क्या करेंगे, 2018 से 2019 तक जाएंगे तो कितने दिन का वृद्धि होगा, 1 दिन का, क्योंकि 2019 भी क्या है, एक सामान्य वर्ष है। फिर कुल विषम दिन यानी कुल और डेज कितना हो जाएगा, कुल विषम दिन बराबर 2, यानी 1 + 1 2 दिन हो गया हमारा। तो 28 फरवरी को था क्या, मंगलवार था, तो मंगलवार में 2 दिन आगे बढ़ेंगे, यानी बुधवार, उसके बाद गुरुवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुवार। यदि बीच में कोई लीप वर्ष सपोज 2017 से बोलता 28 फरवरी 2021 का हमें बताने के लिए, तो इसके बीच में क्या आता है, एक 2020 आता, और 2020 क्या है, एक लीप ईयर है। तो उस केस में हम क्या करते, +1 दिन ना के बजाय हम 2 दिन बढ़ाते, ठीक है, क्योंकि उसमें 366 दिन होता है। और जो आता है, मान लीजिए सम, अगर यहाँ पे तो 2 आ रहा है, लेकिन मान लीजिए अगर हमारा योगफल कुल विषम दिन की संख्या 7 से ज़्यादा आती है, 8 या 9 आती, तो हम इसमें क्या करते, 7 से भाग देते, और जो हमारा रिमाइंडर होता, जो हमारा शेषफल होता, वही हमारा आगे का दिन हो जाता है, यानी मंगलवार के बाद उतने शेषफल के आगे बढ़ते। तो यहाँ पे हमारा आंसर इस हिसाब से गुरुवार है। नेक्स्ट है, यदि आप 1 से 100 तक सभी अंकों को लिखेंगे तो कितनी बार आप एक अंक लिखेंगे। ओके, तो देखिए इकाई के स्थान पर शुरू करते हैं हम, इकाई के स्थान से। इकाई के स्थान पर कुल कितनी बार 1 आ रहा है वो गिनते हैं। तो पहली बार तो 1 आएगा, दूसरी बार में 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91,
तो कितना एक है, एक, इसमें 2 एक है तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमें यहाँ पूछा है कि टोटल एक अंक आप कब पाएंगे। तो हमने चूँकि इकाई के स्थान पर हम ले रहे थे तो हम अभी क्या करेंगे, इस वाले एक को छोड़ देंगे जो दहाई पर है। तो टोटल यहाँ पे कितने हैं, 10 बार एक आया है। ठीक है, हमने इसमें एक ही एक काउंट किया है। अब देखिए दहाई के स्थान से शुरू करते हैं, दहाई के स्थान पर। तो इसमें दहाई के स्थान पर कौन आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा जो यहाँ पे था। हमने ये वाला एक गिना था, ये वाला हमने छोड़ दिया था। इसमें क्या करेंगे, ये वाला गिनेंगे और ये वाला छोड़ देंगे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो इसमें कुल कितना एक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी कितना बार आया है, 10 बार आया है। और देखिए सैकड़ा के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर कितना बार एक आएगा, तो सैकड़ा 100 बार ही आएगा। 1 से 100 तक बोला है, यानी 1 को भी काउंट करना है, 100 को भी काउंट करना है। तो यहाँ 100 में कितना बार एक आया है, तो 1 बार एक आया है। ठीक है, अब देखिए कुल योग हमारा कितना हो जाएगा, कुल योग तो ये हो गया 10 + 10 + 1 यानी कि 21 बार हमारा क्या आएगा, एक आएगा। तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट है, यदि दी गई व्यवस्था से सभी ए को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई व्यवस्था के बाएं ओर से 11 होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए को हम काट देते हैं। एक हटा दिया हमने, इसमें से एक हटा दिया, ए हटा दिया, ए हटा दिया, ये भी ए हटा दिया, ए हटा दिया। अब हमारा कहीं भी ए नहीं है। अब कह रहा है कि हटा दिया हमने, तो जो व्यवस्था में मिली है यानी कभी जो अरेंजमेंट हमें मिला है इसके बाएं ओर से, यानी बाएं ओर कौन है, ये वाला है, और दाएं वाला ये हिस्सा है। तो बाएं ओर से 11 भी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 पे क्या है, यू है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। यदि P का अर्थ भाग है, Q का अर्थ गुणा है और R का अर्थ प्लस है और S का अर्थ माइनस, तो हमें इसका मान बताना है। तो देखिए 45, Q का अर्थ क्या है, गुणा, 30, P का अर्थ है भागा, 10, R का अर्थ है प्लस 12, S का अर्थ है -15। तो 10 तिहाई कितना होगा, 30, 45 तिहाई कितना होगा, 5 तिहाई 15 के 5 हाथ से ले, 4 3 12 13 135 प्लस 12 में से 15 जाएगा तो होगा -3। तो 135 में से 3 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 132। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B 111:7 है, B अनुपात C 5:19, तो ABC का मान हमें बताना है। तो देखिए इसका जो शॉर्ट तरीका है वो ये है कि इसको A अनुपात B अनुपात C लिख देते हैं। A अनुपात B अनुपात कितना दिया है, 11:7 दिया है, और B अनुपात C दिया है 5:19। तो इसको इसके जस्ट नीचे लिखते हैं ऐसे, और फिर क्या करते हैं, इसको इसमें गुणा कर देंगे, इस 5 को इसमें गुणा करेंगे और इस 19 को इस 7 में गुणा करेंगे। तो 11 पचे कितना होगा, 55, 7 पचे 35, 19 सत्ते 133। तो 55 35 133 हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द समूह की पूरी तरीके कौन जो है इसमें से पूरी तरीके से भिन्न है। तो सेम जैसा पहला पिछले का क्वेश्चन किया था, T20, U21, G7, इसको लिखेंगे P16, Q17, K11, इसको लिखेंगे S19, T20, H8, और इसको लिखेंगे R18, S19, T20। इसमें कितने का अंतर है, +1, और ये है 5 7 5 12 का अंतर है इसमें। ठीक है, इसमें कितने का अंतर है, +1, और इसमें कितने का अंतर है, अगर पीछे से देखेंगे तो -6 का अंतर है। इसको देखेंगे तो इसमें +1 है और इसमें 6 8 14 का अंतर है। आगे +14 का है और पीछे करेंगे तो -12 का अंतर हो जाएगा, -12 और +14 चाहे हम तो लिख सकते हैं। +14 कैसे, 20 में 6 जोड़ेंगे 26, 26 के आगे 8 जाएंगे तो 6 8 14 मैंने किया है। इसमें भी +1 का अंतर है, इसमें +1 का अंतर है। तो देखिए चूँकि ये वाला पैटर्न जो लास्ट वाला डिफरेंस है हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि क्या एक्चुअल में लॉजिक है, लेकिन एक लॉजिक अगर हम ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि वो लॉजिक ये है कि 20 + 7 कितना होगा, 27, 16 11 कितना होगा, 27, 19 8 कितना होगा, 27, लेकिन 20 और 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 38। तो ये क्या है हमारा डी, इससे भिन्न है। बाकी +1 का अंतर सब में सेम है,
लेकिन जो अंत छोर पे जो शब्द हैं उनके योगफल 27 होने चाहिए थे, ये 38 आ रहा है। नेक्स्ट है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताना है। हो सकता है मैं जो ट्रिक बताऊंगा आप लोगों में से कुछ लोगों को ना पता हो। वो ट्रिक यह है कि क्रमिक संख्याओं का औसत हमेशा ठीक बीच वाली संख्या होती है। यदि कुल 7 संख्याएं हैं तो औसत जो 20 दिया है वो चौथी संख्या होगी। इसके आगे 3 संख्याएं होंगी और इसके पीछे 3 संख्याएं होंगी। वो संख्याएं जो हैं हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मान लेते हैं x हमारा एक संख्या है, क्रमिक है तो x + 1 होगा, x + 2 होगा और ये x + 3 होगा। 3 इसके पीछे आगे हो गया, 3 पीछे कर देते हैं x - 1, x - 2 और x - 3। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे और जब इसका औसत निकालेंगे यानी 7 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा? प्रश्न के अनुसार 20 मिलेगा। तो जब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा? इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये इस 1 से 1 कैंसिल। तो टोटल के ऊपर कितना है? 7x बटा में 7 = 20 हो गया। तो x बराबर हमें क्या मिलेगा? 20। तो जो मैंने अभी भी कहा था कि क्रमिक संख्याओं का औसत हमेशा ठीक बीच वाली संख्या होती है, यानी जो x था हमारा क्या हो गया? इस औसत के बराबर हो गया, 20 के बराबर हो गया। हम चाहे तो सीधा यहीं पे संख्या लिख सकते थे कि 20 हमारी बीच वाली संख्या होगी, इसके आगे 3 संख्याएं 21, 22 और 23 हो गया और इसके पीछे की संख्या है 19, 18 और 17 हो गया। ये हमारी टोटल संख्या हमने सातों का साथ लिख दिया। अब बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 23 है हमारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8, 15, 28, 53 श्रृंखला को पूरा करना है हमें। तो 8, 15, 28, 53 और इसके आगे क्या होगा ये बताना है। तो देखिए किया क्या है इसने? 2 से गुणा करके -1 कर दिया है, इसमें 2 से गुणा करके -2 कर दिया है, इसमें 2 से गुणा करके -3 कर दिया है। तो इसमें जब 2 से गुणा करके क्या करेंगे? -4 करेंगे। ठीक है, 28 दूनी 56, 56 में से 3 जाता है 53 यहाँ पे लिखा है, तो ये ध्यान रखना। तो 53 दूनी कितना होगा? 106 होगा। 106 में से 4 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 102। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है किसी निश्चित कोड भाषा में मनी को 72 के रूप में कोडित किया गया है और बिल को 35 के रूप में। तो उसी भाषा में टोकन को किस प्रकार लिखा जाएगा हमें ये बताना है। तो देखिए मनी MONEY, M का क्या होता है? 13, O होगा 15, N होगा 14, E 5, Y 25। इस सबको जोड़ते हैं। 3, 5, 8, 4, 12, 5, 17, 5, 22 के 2 हासिल 2, 2, 2, 4, 4, 1, 5, 6, 7, 72। यहाँ पे क्या दिया है? 72, यानी इनका स्थानीय मान का योग है। तो बिल का लिखना है हमें BILL, B2, I9, L12, L12। तो 2, 9, 11, 11, 2, 13, 2, 15 के 5 हासिल 1, 1, 1, 2, 1, 3। तो 35 हमारा दिया है यहाँ पे। तो टोकन का ऐसे लिखेंगे, T का होता है 20, O का 15, K का 11, E का 5, N का 14। तो 5, 1, 6, 5, 11, 4, 15 के 5 हासिल 1, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 5, 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 65 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है हमें। तो देखिए इस प्रश्न के लिए 2 लॉजिक है मेरे पास। पहला हम देखते हैं कि आगे की 3 संख्याओं का जोड़ करते हैं तो ये हो गया 5 जो कि 6 के बराबर नहीं है। आगे की 3 संख्याओं को जोड़िए, 5 + 2 + 0 बराबर 7 के, यानी इसके बराबर है। फिर आगे की इन तीनों संख्याओं को जोड़िए, 1 + 7 + 1 यानी कि ये 9 के बराबर है। फिर इनको जोड़िए, 2 + 6 + 0 ये 8 के बराबर है। तो हमारा क्या हो जाएगा? भिन्न ये हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, कुल संख्याओं का योग निकालते हैं। तो ये कितना होगा? 6, 3, 9, 2, 11। इसको निकालेंगे तो 5, 2, 9, 7, 16, 7, 2, 9, 9, 18 और ये 6, 2, 8, 8, 16। तो 16 क्या है? इवन है, 18 इवन है, मतलब सम संख्या है। 16 भी सम संख्या है, 16, 18, 16 सम संख्या है। बट 11 क्या है? हमारा विषम संख्या है। तो इस केस में भी हमारा आंसर क्या होगा? ए ही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। तो इसको पहले लिखते हैं यहाँ पे, N12, O15, M13, A1, D4, S19। ये इसके नीचे लिखते हैं L12, N यहाँ पे 14 होगा, सॉरी, L12, Q17, K11, C3, B2, U21।
इसमें -2, इसमें +2, इसमें -2, इसमें +2, इसमें -2, इसमें +2, ठीक है। उसी तरीके से इसका भी होगा। तो जी ग्रेप्स का लिखते हैं यहाँ पे G7 R18 A1 P16 E5 S19, -2 +2 -2 +2 -2 +2, तो ये हो जाएगा 5, ये हो गया 20, 1 में -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 27 में से 2 घटाने के बराबर, तो ये हो जाएगा 25, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 5 में 2 गया 3, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21। तो 5 होता है ई का T20 Y25 R18 C3 U21 ETY RCU, तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट देखते हैं, आर जे का पिता है। तो आर जे का पिता है, जे यहाँ पे है, ये क्या है, लड़का है कि लड़की है हमें नहीं पता है, यहाँ पे हम आर रख देते हैं। ये पिता है तो ये अवश्य ही इसका ये मेल होगा। उसके बाद है क्यू पी की पुत्री है, ये इससे संबंधित नहीं, हम सीधा जे पे आते हैं। तो जे के की पुत्री है, तो ये जे क्या है, लड़की है, हमें ये पता चल गया। ये किसकी पुत्री है, के की पुत्री है, और ये ऑलरेडी एक आर पिता है। इसका मतलब ये है कि जो के है आर से विवाहित है, यानी कि के क्या है, इसकी आर की पत्नी हो गई। उसके बाद देखिए के से संबंधित और कोई स्टेटमेंट है, पी के से कैसे संबंधित है ये बताना है, तो हम नहीं बता पाएंगे अभी। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसके पास क्यू पी की पुत्री है और आर जो है एस का पुत्र है, यानी आर जो है वो एस का पुत्र है, यानी इसके ऊपर क्या आएगा, एस आएगा, एस आर का पिता हो गया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि क्यू, यहाँ पे देखिए पी एस की पत्नी है, तो पी यहाँ पे रख देते हैं, ये इसकी पत्नी हो गई, यानी पी आर की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। उसके बाद देखिए क्यू पी की पुत्री है, तो क्यू यहाँ पे पी की पुत्री हो गई, यानी कि आर और क्यू आपस में क्या हो गए, भाई बहन होंगे। तो हमें पूछ रहा है कि पी के से कैसे संबंधित है, यानी ये पी जो है इस के से कैसे संबंधित है। तो के का पति है आर और आर की माँ है पी, यानी कि के की पी क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी। तो पी के से कैसे संबंधित है, तो अपने पति की माता हो जाएगी, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। इसको लिखते हैं यहाँ पे पहले T20 A1 सॉरी L12 है ना, L12 A1 T20 N14 D4 R18 P16 G7 P16 क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे T20 M13 L12। देखिए इसमें 2 का अंतर आया है +2, इसमें भी +2 का अंतर है, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, +2 का अंतर होना चाहिए, यानी कि 16 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 2 20, यानी पैटर्न हमारा क्या आ रहा है, सही आ रहा है। अब दूसरा देखिए, 1 में +3 हुआ है, 4 में +3 हुआ है तो 7 हुआ है, तो 7 में +3 होगा तो कितना होगा, 10 होगा, यानी कि हमारा क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। और 10 के बाद +3 जुटेगा तो क्या आएगा, 13 आएगा। उसी तरीके से दूसरा देखिए, इसका निप चेंज कर लेते हैं, ये 20 संबंधित है इससे, 18 से -2 घटा है, इस 18 में -2 घटा तो 16 आया है, तो 16 में -2 घटेगा तो 14 आएगा यहाँ पे, तो यानी कि 18 10 और 14 होता है। 18 होता है आर का, 10 होता है जे का और एन होता है 14 का, तो आर जे एन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में रोमन को ILNZM लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फ्रांस को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए आर है 18 O 15 M 13 A1 N 14, इसको देखिए I9 L 12 N 14 Z 26 M 13, तो ये है 18 9 27 12 15 27 13 14 27 26 1 27 14 13 27, यानी जस्ट उसके उल्टे वाले का लिखना है। तो फ्रांस का देखिए F होता है 6, तो 21 जोड़ेंगे तो 27 होगा, 21 किसका होता है, U का होता है, तो FU। R होता है 18, 18 में 9 जोड़ेंगे, 9 किसका होता है, I का होता है, A1 इसमें जोड़ेंगे Z, N होता है 14 इसमें जोड़ेंगे M, C होता है 23, C होता है 3 इसमें जोड़ेंगे 24, 24 होता है X का, और E होता है 5, 5 में 22 जोड़ेंगे, 22 यानी कि U T20 U 21 V 22, तो UIZ MXV, UIZ MXV ऑप्शन हो जाएगा 52 का ए।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि 5@2 नॉट इक्वल टू 2 बराबर 5 है, 9@4 नॉट इक्वल टू 6 बराबर 6 है, और 7@8 नॉट इक्वल टू 4 बराबर क्या होगा, हमें ये बताना है। तो देखिए इसमें किया क्या है कि ऐट द रेट को ये मान लिया है गुणा, और नॉट इक्वल टू को मान लिया है इसने भागा। ठीक है, तो 5 गुने 2 भागा 2 क्या किया है मैंने, इसको लिख रहा हूँ मैं। तो 5 दूनी 10, 10 में 2 गया, 10 में से 2 से भाग देंगे तो ये हो गया 5, ये 5 के बराबर आ रहा है। उसी तरह इसका देखिए, इसका लिखते हैं 9 इंटू 4 माइनस नहीं भागा 6, तो 9 चौके 36, 36 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 6, तो यहाँ पे हमारा 6 आया है। तो उसी तरीके इसको लिखेंगे, ये क्या है 7 इंटू 8 भागा 4, तो 7 8 56 भागा 4 बराबर क्या होगा 14 चौके 56, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 14, तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट है, यदि 48 उम्मीदवारों के एक समूह में रीना का रैंक ऊपर से 11वां है तो नीचे से रीना का रैंक क्या हुआ। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है आपको ध्यान रखना है, टोटल बराबर क्या होता है टॉप प्लस बॉटम -1। तो टोटल कितना है 48, टॉप दिया है 11, ऊपर से 11वां है, बॉटम से निकालना है हमें, मान लेते हैं x -1, तो x बराबर कितना हो गया, ये हो जाएगा 38, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो जेड का होता है 10, एन 14, क्यू 17, यू 21, एक्स 24, यहाँ क्या आएगा, तो ये हो गया 4, इसमें अंतर है 3, इसमें अंतर है 4, फिर इसमें अंतर है 3, तो इसमें क्या अंतर होगा 4 का अंतर है, तो 24 4 28, 28 में 26 घटाएंगे तो बचेगा 2, 2 किसका होता है बी का होता है, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सेक्शन 4 जनरल अवेयरनेस, इसमें सामान्य जागरूकता से संबंधित प्रश्न है जीके जीएस का, तो इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी कब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 15 अगस्त 1995 को। भारत में देशव्यापी स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है, सितंबर 2021 में इस योजना का नाम बदल कर दिया गया है पीएम पोषण स्कीम, यानी कि पीएम पोषण योजना। यह आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हो सकता है ये पूछ सकता है। भारत में सबसे पहले मिड डे मील योजना शुरू करने वाला राज्य कौन था, तो वो था तमिलनाडु, ये भी ध्यान रखना है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें से हमें पता करना है कौन हल्की है, तो ये होगा ऑप्शन सी लिथियम। लिथियम का सिंबल होता है Li। यह आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये होता है 3। सबसे भारी धातु कौन होता है, तो वो होता है ओस्मियम, इसको लिखते हैं OS। सबसे कठोर धातु कौन होता है, तो कठोर तत्व कौन सा होता है, तो हीरा। और सबसे कठोर धातु अगर पूछे तो टंगस्टन होता है। मोबाइल बैटरी में इसी लिथियम आयन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राजगृह, जिसे राजगीर भी बोलते थे। प्राचीन मगध साम्राज्य की प्रथम और प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। इसका प्राचीन नाम ग्रीवरज भी था। यह 5 पहाड़ियों से घिरा शहर था। बाद में उदयन ने राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। इसके साथ कुछ याद रखना है इम्पोर्टेंट कि हर्यक वंश का एक शासक था उदयन, जिसने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र शहर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया था। इसने उदयन ने पाटलिपुत्र, ये प्रश्न भी पूछा गया है कई बार। दूसरा है कि मगध का संस्थापक कौन था, तो मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश के बिंबिसार ने साम्राज्य का विस्तार किया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे, इसी कारण इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो ये संचालन समिति और नियम समिति के
अध्यक्ष थे और साथ ही संविधान सभा के भी अस्थायी अध्यक्ष थे। मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे पॉज करके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संचालन समिति, नियम समिति और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये तो सबको पता होगा, ये साहित्य से संबंधित है। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं और अंग्रेजी के लेखकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट याद रख लेना है आपको कि 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरूप। ये किस भाषा में था? तो ये मलयालम के लिए था। प्रथम महिला विजेता कौन थी? ये तो पुरुष हो गया। महिला विजेता थी 1976 में आशा पूर्णा देवी। इनको बांग्ला भाषा में साहित्य के लिए दिया गया था। बिहार से संबंधित आपको याद रखना है कि हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार बिहार के राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी प्रसिद्ध कृति जो थी उर्वशी के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? 1972 में उर्वशी के लिए दिया गया था। किसे? रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। इसका रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय भी लिखा रहता है। उन्होंने इसे 1870 के दशक में लिखा था, जिसे बाद में उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ 1882 में जो कि उन्होंने लिखा था शामिल किया गया। पहले ही ये वंदे मातरम लिख दिया गया था और बाद में आनंद मठ में इसे शामिल कर दिया गया था। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में हमेशा कन्फ्यूजन हटा के रखना है कि वंदे मातरम हमारा क्या है, वो राष्ट्रगीत है, और राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन, जिसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। पहली बार कब गाया था राष्ट्रीय गीत? पहली बार 1896 को कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था और इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने ही ट्यूनिंग किया था इसका। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को सम्मान देने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। मैंने पिछले भी कई वीडियो में ये बता चुका हूँ। ये प्रश्न 1-2 बार पूछा जा चुका है। ये 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू। उसके बाद ऑप्शन जो ये दिया है डी 12 अगस्त, इसे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं हम। नेक्स्ट है मालगुडी डेज के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आर.के. नारायण। मालगुडी डेज भारत के सुप्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक आर.के. नारायण, पूरा नाम है रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी, द्वारा लिखित लघु कहानियों का एक अत्यंत प्रसिद्ध संग्रह है जो मालगुडी नामक एक काल्पनिक दक्षिण भारतीय शहर पर आधारित है। आर.के. नारायण की बाकी पुस्तकें आप याद रख सकते हैं, जैसे पहली है द गाइड, दूसरा है स्वामी एंड फ्रेंड्स, तीसरा द वेंडर ऑफ स्वीट्स। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद एक आर.के. लक्ष्मण है, इनके भी आर.के. नारायण, ये आर.के. नारायण के भाई थे और भारत के सबसे प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे, जिन्हें द टाइम्स ऑफ इंडिया में उनके द कॉमन मैन कार्टून के लिए जाना जाता है। तो आर.के. नारायण का मैंने जो बताया था याद रखना है, द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स एंड द वेंडर ऑफ स्वीट्स। नेक्स्ट है किसने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नए नाम से घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शेख मुजीबुर रहमान। मार्च 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा की, जो बाद में भारत के सहयोग से 16 दिसंबर 1971 को पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश बना। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता या बंग बंधु कहा जाता है। इससे संबंधित एक प्रश्न आता है मुक्त वाहिनी का। तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली सेना का नाम क्या था? मुक्त वाहिनी था। इसमें भारत का क्या योगदान था?
तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने बांग्लादेश के निर्माण और पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा कब आरंभ किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1930। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा, जिसे नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ते ही देश में आधिकारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1942 में क्या हुआ था? तो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी में करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट है, सौर मंडल का हरा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा यूरेनस। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, नेपच्यून। तो सौरमंडल में यूरेनस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अरुण बोलते हैं इसे, और इसे वरुण बोलते हैं। अरुण को क्या कहते हैं? हरा ग्रह कहते हैं। इसके वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में मीथेन गैस पाई जाती है, जो लाल प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और नीले हरे प्रकाश को परावर्तित करती है, जिससे यह हरा दिखाई देता है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि नेपच्यून भी मीथेन के कारण नीला हरा दिखता है, लेकिन मुख्य रूप से यूरेनस ही इसका क्या होगा? सटीक आंसर होगा। मंगल ग्रह को हम क्या बोलते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। क्यों? आयरन ऑक्साइड के कारण। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर जल की जो उपस्थिति है उसके कारण। और ये भी ध्यान रखना है कि यूरेनस को हम एक और कहते हैं लेटा हुआ ग्रह। यह अपने अक्ष पर बहुत अधिक झुका हुआ है, इसलिए इसे हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रेलवे। भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, यानी कि PSU है। PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पहली ट्रेन कब चली थी? ये ध्यान रखना है कि 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चली थी। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। नेक्स्ट है, WTO का पूर्ण रूप क्या है? तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो व्यापार को नियंत्रित करती है और उदार बनाने का काम करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये पूछ सकता है। ये 1 जनवरी 1995 को पहले एक गैट संस्था थी, उसके स्थान पर इसका स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। ये परीक्षा में बार बार पूछा गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1। पृथ्वी का केवल एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। 0 उपग्रह वाले कौन से ग्रह हैं? बुध और शुक्र हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 58 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष ही तय की गई है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किसकी क्या न्यूनतम आयु है, ताकि आपको याद रहे। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए है 35 वर्ष। राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य के लिए है 30 वर्ष। लोकसभा सदस्य, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के लिए है 25 वर्ष। पंचायत चुनाव, मुखिया, वार्ड पार्षद के लिए 21 वर्ष। नेक्स्ट है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो अभी भी मैंने बताया था इसके पहले क्वेश्चन में, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की सतह पर प्रचुर मात्रा में आयरन ऑक्साइड है, जिसकी उपस्थिति के कारण इसकी मिट्टी और वातावरण लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे हम लाल ग्रह कहते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है शुक्र के बारे में एक फैक्ट कि इसे सौरमंडल का सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट है, एक आबादी की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। हालांकि अर्थशास्त्र के अनुसार आबादी की गुणवत्ता साक्षरता दर और कौशल निर्माण पर भी निर्भर करती है। क्योंकि इसका ऑप्शन जो एक्यूरेटली होगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अगर MCQ होता, मल्टीपल चॉइस वाला होता, तो A, C और D तीनों हो जाता। नेक्स्ट है, विविधता में एकता वाक्य किसने कहा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। विविधता में एकता मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक भौगोलिक स्थिति को परिभाषित करने के लिए विविधता में एकता का नारा दिया था। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारत की खोज में इसका विस्तार से वर्णन भी किया। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1951 में। चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चला था, इसलिए इसे मुख्य रूप से 1951-52 का चुनाव कहा जाता है। क्योंकि विकल्प में 1952 नहीं दिया है तो हम आरंभिक वर्ष को ही सही मान लेंगे। यहाँ पे एग्जैक्ट डेट अगर पूछे तो आपको याद रखना है हमेशा कि 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में असमानता किस कारण से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है जाति और लिंग की वजह से। भारतीय समाज में ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण से असमानता की जड़ मुख्य रूप से जाति व्यवस्था और लैंगिक भेद के कारण सबसे अधिक गहरी रही हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना और मौलिक अधिकार इसी सामाजिक असमानता को दूर करने का प्रयास करते हैं। संवैधानिक अनुच्छेद आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने से रोकता है। तो अनुच्छेद 15 में ये वर्णित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एडमंड हिलेरी। प्रथम पर्वतारोही जो कि 29 मई 1953 को चढ़ा था, ये न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला जुंको ताबेई जो कि जापान की थी, ये 1975 में चढ़ी थी। जबकि भारत की पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। ये ध्यान रखना है। कभी कभी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछ देता है तो ये है 8,848.86 मीटर। नेक्स्ट है, केरल की राजधानी कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम। इसे पहले त्रिवेंद्रम के नाम से भी जाना जाता था। महात्मा गांधी ने इसे भारत का सदाबहार शहर कहा था, एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। सिलवासा जो है वो दादर और नागर हवेली की पूर्व राजधानी थी, हालांकि अब दमन संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की राजधानी है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। 12वीं कब से कब तक थी? ये 2007 से 2012 तक थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा में। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछ देता है कभी कभी। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है और इसे 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये सबको पता होगा, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी की सतह पर मौजूद जल जो कि लगभग 71% भाग पर है, यह नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। शुक्र के बारे में मैंने बताया है, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है ये। उसके बाद यहाँ पे बृहस्पति देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ये। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1930 में। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ यह ऐतिहासिक यात्रा शुरू की थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि ये टोटल कितने दिनों में पूरा हुई थी? तो 24 दिनों में लगभग 240 मील की दूरी तय की थी, यानी 385 किलोमीटर। एक बार बीपीएससी में ये एग्ज़ाम पूछा था कि कितने दिन की यात्रा थी ये, तो ये थी 24 दिन की। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किसका अनुमोदन नहीं करता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी निरंकुशता का। प्रजातंत्र का करता है, धर्मनिरपेक्षता का भी और प्रभुसत्ता का भी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से भारत को एक लोकतांत्रिक यानी कि प्रजातंत्र, पंथनिरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्षता और संप्रभु यानी कि प्रभुसत्ता गणराज्य घोषित करती है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महादेश कौन सा है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एशिया। यह क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा कवर करता है। अगर क्रम के अनुसार आपको याद रखना है तो पहले नंबर पे कौन है, एशिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है, तो ये अफ्रीका है। तीसरे नंबर पे कौन है, ये है उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पे कौन है, दक्षिणी अमेरिका। पाँचवें नंबर पर है अंटार्कटिका। छठे नंबर पे है यूरोप और सातवें नंबर पे ओशनिया महादेव, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया भी कह देते हैं। नेक्स्ट है, कौन सबसे गहरा सागर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी है और सबसे गहरा महासागर भी है। इसी महासागर में विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच है, जिसके अंदर एक चैलेंजर डीप भी है, जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। एग्जैक्ट गहराई अगर पूछे तो 11,034 मीटर है। प्रशांत महासागर के चारों ओर सक्रिय ज्वालामुखी की श्रृंखला पाई जाती है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज को। 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था, जो आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना था। उसके बाद आए थे एक एलन ट्यूरिंग, जिन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। उसके बाद लेडी एडा लवलेस, इन्हें दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। और मार्क जुकरबर्ग को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। यह विधि के समक्ष समता और कानूनों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक वर्णित है। अनुच्छेद 19 में क्या है, तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। नेक्स्ट है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन डी को। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि जब हमारी त्वचा पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती है तो हमारा शरीर स्वतः ही इसका निर्माण शुरू कर देता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। और इसी की कमी से बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ये ध्यान रखना है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, कौन शासक प्राचीन भारत को सर्वप्रथम एकीकृत राष्ट्र बनाया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन किया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। 24 सितंबर 1873 को। इसका मुख्य उद्देश्य शूद्रों एवं अस्पृश्य जातियों को सामाजिक भेदभाव से मुक्त कराना और शिक्षा का प्रचार कराना था। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के पूर्वज भारत के किस प्रदेश से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात से। सुनीता विलियम्स के पिता डॉक्टर दीपक पांड्या भारत के गुजरात यानी महसाणा जिले के झुलासन गांव से ताल्लुक़ रखते थे, जो बाद में अमेरिका जाकर बस गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी प्रणाली है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंटरनेट। यह इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का संक्षिप्त रूप है। यह दुनिया भर के कंप्यूटरों और छोटे नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला एक विश्वव्यापी नेटवर्क है, जिसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है इंटरनेट को। इंट्रानेट क्या है,
तो यह किसी एक विशेष संगठन या कंपनी के भीतर का निजी और सुरक्षित नेटवर्क होता है जिसे बाहरी दुनिया एक्सेस नहीं कर सकती है। वेब पेज क्या है? तो यह इंटरनेट पर उपलब्ध एक सिंगल डिजिटल दस्तावेज है जो HTML में लिखा जाता है। वेबसाइट क्या है? तो यह एक ही डोमेन के नाम के तहत जुड़े हुए कई वेब पेजों का संग्रह होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, UPI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI को किसने विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है NPCI ने। NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसे आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च किया गया था? 2016 में लॉन्च किया गया था। ये करता क्या है? तो ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दो बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे ट्रांसफ़र करने की सुविधा देता है। तो जो आप फ़ोन पे, गूगल पे करते हैं या SBI के थ्रू मोबाइल पेमेंट करते हैं, वो सब UPI का ही कमाल है जिसे NPCI ने बनाया था। नेक्स्ट है, SpaceX ने किस नाम से अपने नए अंतरिक्ष यान का सफल परीक्षण किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्टारशिप। यह एलन मस्क की कंपनी है SpaceX। इन्होंने दुनिया का सबसे शक्तिशाली और पूरी तरीके से पुनः प्रयोज्य यानी कि फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट व अंतरिक्ष यान बनाया है। इसका उद्देश्य इंसानों को मंगल ग्रह और चंद्रमा पर ले जाना है। स्टारलिंक क्या है? तो यह SpaceX की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है जिसका उद्देश्य पूरी दुनिया में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। फॉल्कन हेवी क्या है? तो यह SpaceX का एक अन्य शक्तिशाली ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल है। ड्रैगन क्या है? तो यह SpaceX का एक कार्गो और क्रू कैप्सूल है जो ISS तक अंतरिक्ष यात्री और सामान को पहुंचाता है। नेक्स्ट है, भारत में जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है यानी PIL, ये अमेरिका से है। जनहित याचिका की अवधारणा मूल रूप से 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित हुई थी। इसका उद्देश्य समाज के गरीब, वंचित या पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाना था। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है PN भगवती को और VR कृष्ण अय्यर को। 1980 के दशक की शुरुआत में इसे भारतीय न्यायपालिका में मजबूती से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है सेक्शन 5, विद्यालयों में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण। नेक्स्ट है प्रश्न, एक शिक्षक बालकों के कक्षा में अधिगम को कैसे बढ़ा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। तो देखिए, जब कोई शिक्षक किताबी ज्ञान को बच्चों के दैनिक जीवन, वास्तविक अनुभव और उसके आसपास के वातावरण से जोड़कर पढ़ाता है तो बच्चा आसानी से सीखता है। इसे अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित पाठ बालकों को अग्रसर करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संपूर्ण विकास। इस व्यवस्था में शिक्षण की पूरी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बालक होता है। इसमें बच्चे की आवश्यकताओं, रुचियों, क्षमताओं और सीखने की गति को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से बाल शिक्षा शास्त्री कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गीजूभाई बधेका। इन्हें गुजरात के महान शिक्षा शास्त्री और बाल साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। इन्हें बच्चे प्यार से मूँछों वाली माँ कहते थे। उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा और खेल खेल में सीखने की पद्धति पर विशेष जोर दिया था। उनकी लिखी पुस्तक है दिवा स्वप्न, शिक्षा जगत में एक क्रांतिकारी कृति मानी जाती है। नेक्स्ट है, कक्षा में छात्रों के सीटों को परिवर्तित करने से लाभ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यह बच्चों के बीच परस्पर संवाद को बढ़ावा देता है। तो यदि कक्षा में बच्चों की बैठने की व्यवस्था, सीटिंग के अरेंजमेंट को समय समय पर बदला जाए तो बच्चों को कक्षा के हर सहपाठी के साथ बैठने और बातचीत करने का मौका मिलता है। इससे होता क्या है कि इससे बच्चों में झिझक दूर होती है, सामाजिकता की भावना बढ़ती है, गुटबाजी खत्म होती है और वे एक दूसरे के सहयोगात्मक रूप से सीखते हैं। नेक्स्ट है, एक अच्छा शिक्षक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है, छात्रों से संवाद स्थापित करता है। तो शिक्षण एक तरफा नहीं होना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक कक्षा में एक ऐसा लोकतांत्रिक माहौल बनाता है जहां छात्र बिना किसी डर के अपने सवाल पूछ सके और अपने विचार साझा कर सके। और आप आधुनिक दृष्टिकोण में इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और NCF के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका है अब एक तानाशाह की नहीं बल्कि एक सुगमकर्ता यानी फैसिलिटेटर का या मार्गदर्शक का काम बन गया है। अब रोट लर्निंग यानी कि रटना वाला शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष माना जाता है, उसे हटाने का कोशिश किया गया है। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षक में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन होगा सी, धैर्य और प्रेम दोनों ही होना चाहिए। प्राथमिक स्कूल यानी कक्षा 1 से 5
तक के बच्चे बहुत छोटे और चंचल होते हैं। वे गलतियां भी ज़्यादा करते हैं और अपनी बात सही ढंग से कह नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में एक शिक्षक के भीतर धैर्य होना सबसे ज़रूरी है, ताकि वो बच्चे की बात को ध्यान से सुन सके, और प्रेम होना चाहिए ताकि वो बच्चा स्कूल आने से डरे नहीं। कड़ा अनुशासन छोटे बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास को अवरुद्ध कर देता है, ये हमें ध्यान देना है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है, छात्रों में अनुशासन लाने का सही तरीका क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और सी, यानी कि शिक्षक का आदर्श व्यवहार और छात्रों और शिक्षकों में संवाद। बच्चे शिक्षक को अपना रोल मॉडल मानते हैं। यदि शिक्षक का खुद का व्यवहार समयबद्ध, मर्यादित और आदर्श होगा तो बच्चे स्वतः ही अनुशासित हो जाएंगे। इसे ही प्रेक्षणात्मक अधिगम या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं। देखिए, ये जो संवाद का महत्व क्या है, तो अनुशासन थोपने के बजाय अगर बातचीत के माध्यम से बच्चों को नियमों का महत्व समझाएं तो ये सबसे अस्थायी और प्रभावी तरीका होता है। कठोर या शारीरिक दंड देना कानूनी और मनोवैज्ञानिक दोनों रूप से पूरी तरीके से क्या है, गलत है। नेक्स्ट है, शिक्षण क्या है? तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन सी, एक कला है और एक कौशल भी है। तो शिक्षण एक कला है, क्यों? क्योंकि इसमें शिक्षक अपनी रचनात्मकता, हाव भाव, संवेदनशीलता और कल्पनाशीलता का उपयोग करके कठिन विषयों को भी सरल और रोचक बना देता है। और शिक्षण एक कौशल है, क्यों? क्योंकि इसमें विभिन्न वैज्ञानिक विधियों, शिक्षण सूत्रों जैसे सरल से कठिन की ओर, ब्लैक बोर्ड कार्य और तकनीकी टूल्स को व्यवस्थित रूप से प्रयोग करने की ट्रेनिंग और दक्षता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, शिक्षक एवं छात्र के बीच संबंध होना चाहिए। कैसा संबंध होना चाहिए? तो इसका आंसर का ऑप्शन है कक्षा के वातावरण को सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए। जब शिक्षक और छात्र के बीच संबंध मधुर, सम्मानजनक और सौहार्दपूर्ण होते हैं तो कक्षा का वातावरण भयमुक्त हो जाता है। भयमुक्त वातावरण में बच्चे का दिमाग सबसे तेज़ी से और प्रभावी ढंग से सीखता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक में छात्रों के प्रति कैसा भाव होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तरदायित्व का, संवेदनशीलता का भाव और सकारात्मकता का भाव, तीनों ही होना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षक और छात्रों के बीच अंतःक्रिया होती है किस तरीके से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शिक्षक के समृद्ध ज्ञान से, शिक्षक को छात्रों के मित्र होने से, शिक्षक को पथ प्रदर्शक होने से। कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच होने वाली सार्थक बातचीत और विचारों का आदान प्रदान ही अंतःक्रिया कहलाता है। तो इसमें देखिए, जब शिक्षक के पास समृद्ध ज्ञान होता है तो छात्र उससे प्रभावित होकर सवाल पूछते हैं। शिक्षक के मित्रवत व्यवहार से छात्रों का डर खत्म होता है और वे खुलकर बात करते हैं। और शिक्षक के पथ प्रदर्शक होने से छात्र सही दिशा में संवाद करते हैं। नेक्स्ट है, अनुशासन का प्रकार है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक और दमनात्मक। देखिए, शिक्षा शास्त्र में अनुशासन को मुख्य रूप से 3 दृष्टिकोण से देखा जाता है। ये तीनों यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रभावात्मक का मतलब है इम्पैक्टिस्टिक। इसमें शिक्षक अपने आदर्श व्यक्तित्व और व्यवहार के प्रभाव से छात्रों में स्व अनुशासन पैदा करता है। उसके बाद है मुक्त्यात्मक, यानी कि इमेंसिपेटरी। इसमें बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है ताकि वो अपनी अंतर्निहित शक्तियों के अनुसार अनुशासित होना सीखे। और उसके बाद है दमनात्मक, यानी कि रिप्रेसिव। इसमें डर, बल और कठोर दंड के माध्यम से अनुशासन थोपा जाता है। हालांकि आधुनिक जो शिक्षा है इसे पूरी तरीके से वर्जित मानती है दमनात्मक को। नेक्स्ट है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान के जीवन के लिए तैयार करना है, ये जीवन होगा। नेक्स्ट है, अधिगम का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। लर्निंग का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी, व्यवहार परिवर्तन और समायोजन। अधिगम की परिभाषा क्या है, पहले ये जान लीजिए कि मनोविज्ञान में सीखने का सबसे प्रामाणिक अर्थ ही व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन है। समायोजन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति कुछ नया सीखता है तो अपने आसपास के बदलते वातावरण और समाज के साथ बेहतर तालमेल या समायोजन स्थापित करने में सक्षम बनता है। और बिल गेट्स ने इससे संबंधित एक बात कही थी कि सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में संशोधन है, यानी कि अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार में संशोधन है। नेक्स्ट है, सीखने का प्रथम सोपान क्या है? तो क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जिज्ञासा। जिज्ञासा का क्या महत्व है कि जब तक किसी बच्चे के मन में किसी बात या विषय को जानने के लिए उत्सुकता या जिज्ञासा पैदा नहीं होगी तब तक वो सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, किसने कहा कि बच्चों को सर्वप्रथम लिखना सीखना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है, मोंटेसरी ने। तो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने ये कहा था। सामान्य तौर पर भाषा सीखने का जो क्रम होता है वो होता है LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो है
क्रम है, लेकिन इटली के जो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने इस क्रम को बदलते हुए कहा कि बच्चों को पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाना चाहिए, यानी सुनना बोलना, उसके बाद लिखना, उसके बाद पढ़ना। तो सुनना बोलना लिखना उसके बाद पढ़ना, इसको पलट दिया है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को गृह कार्य की जांच करना चाहिए। होमवर्क के बारे में बात कर रहा है तो नियमित रूप से जांच करना चाहिए हर बार। नेक्स्ट है, किसने कहा था विद्यालय समाज का लघु रूप है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन डीवी ने कहा था। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। पहला है अपने विषय को मजबूत करना, दूसरा है अपने शिक्षण कौशल को बढ़ाना, अपने छात्रों के समझ को बढ़ाना। नेक्स्ट है, वर्तमान में किस प्रकार के शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पूरी शिक्षा व्यवस्था को बाल केंद्रित बनाया गया है। इसमें बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों और क्षमताओं को सर्वोपरि माना गया है। नेक्स्ट है, बच्चों की कक्ष में वस्तुएं किस प्रकार की होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चों के उपयुक्त आकार के अनुसार होनी चाहिए। बाल सुलभ वातावरण एक कंसेप्ट दिया गया है कि कक्षा में रखी जाने वाली मेज, कुर्सी, ब्लैकबोर्ड की ऊंचाई और अन्य सामग्रियां बच्चों की उम्र और उनके शारीरिक आकार के अनुकूल होनी चाहिए। नेक्स्ट है, टैगोर के अनुसार बच्चों को किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट है, रूसो समर्थक थे, किस चीज़ के समर्थक थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बालक की स्वतंत्रता का समर्थक थे। नेक्स्ट है, जॉन डीवी के अनुसार बच्चों में रुचियाँ होती हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। बातचीत करने की रुचि, सृजन करने की रुचि, कलात्मक अभिव्यक्ति की रुचि, ये तीनों ही होती है। नेक्स्ट है, बच्चों में अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। शिक्षकों एवं छात्रों के बीच व्यक्तिगत संपर्क और विद्यालय के वातावरण को नैतिक एवं सौहार्दपूर्ण बनाया जाए। तो व्यक्तिगत संपर्क का मतलब है कि शिक्षक और छात्रों के बीच गहरा और भावनात्मक लगाव होना चाहिए ताकि शिक्षक बच्चे की मानसिक स्थिति और समस्या के मूल कारण को समझ सके। उसके बाद है नैतिक एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण। तो विद्यालय का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां हर बच्चा सुरक्षित, सम्मानित और प्रेरित महसूस करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।